हेलो आने वाले वर्ष आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सीन साकामोटो के बारे में बता रहा था कि साकामोटो एक महान हिटमैन थे जिसे एक दिन प्यार हो जाता है और वो अपने काम से रिटायर लेके एक आम जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन फिर भी कई हथियारे साकामोटो के पीछे लगे हुए थे जो उसे मारना चाहते थे। और स्लर नाम के आदमी ने साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम रख दिया, जिसके वजह से कई सारे हथियारे इसके पीछे लग गए। इसके अलावा स्लर ने जापान में 4 हथियारों को खुला छोड़ दिया जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जो साकामोटो को मारना चाहते थे। जिसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक लाश से टकरा कर गिर जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिससे वो अपनी जान का भीख मांग रहा था। इसके बाद वो लड़की जो एक किलर थी वो उस इंसान को अपने गले लगा लेती है और उसे वहीं पर मार देती है। जिसके बाद वो वहां से चले जाती है। जिसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक और किलर आता है और वो अपने थ्रेड के मदद से उस इंसान के कई सारे टुकड़े कर देता है और उसके टुकड़ों को वहीं पर सजाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अलमारी से एक वॉल्यूम गायब है, जो देखकर वो परेशान होने लगता है और स्टोर जाकर उस वॉल्यूम को खरीद कर लाता है और वहां पर रख देता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें एक और किलर को दिखाया जाता है जिसने किसी को मार दिया था और बोल रहा था कि उसके लिए काफी नहीं है। जिसके बाद वो सभी किलर एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, जहां वो किलर बोल रहा था कि साकामोटो को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिसे वूटान नाम का इंसान बोल रहा था कि अब इस जगह को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। जिसके बाद साकामोटो, सीन और लू बातें करते हुए जा रहे थे, जहां लू बोलती है कि वूटान तो बहुत आसानी से चला गया। तो सीन बोलता है कि वो उन पैसों को भी ले गया जिसे उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से जुटाया था। जिसके बाद वो लोग एक स्टोर में आते हैं जहां वो अपने दुश्मनों की जानकारी को निकालने के लिए वहां पर आए थे, जहां पर सीन और लू ने कुछ बुक्स को लिए हुए थे जिसका पेमेंट साकामोटो करता है, जो पूरे 1 मिलियन थे। जिसके बाद हमें ऑर्डर के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहां पर एक बूढ़ा इंसान भी था, लेकिन वो कोई आम बूढ़ा नहीं था। जहां पर उस गाड़ी को ओसारागी चला रही थी, लेकिन वो गलती से गलत रास्ते पर चली जाती है, तो वो दोबारा से गाड़ी को पीछे करने लगती है, जिसके वजह से वो बूढ़ा इधर उधर हिलने लगता है, जो देखकर हियो परेशान होने लगता है और ओसारागी को गाड़ी ठीक से चलाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा जिसका नाम ताकामुरा था, उसके सामने एक मक्खी आती है जो देखकर किसी बार सबको झुकने के लिए बोलता है। तभी ताकामुरा एक ही झटके में उनकी गाड़ी के 2 टुकड़े कर देते, लेकिन ये देखकर भी वो सभी लोग कुछ नहीं बोलते हैं और आराम से बातें करते हुए जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें साकामोटो की टीम को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग मूवी देख रहे थे, लेकिन साकामोटो सोया हुआ था। लेकिन तभी लू बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। जिसके बाद हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर किसी ने एम कर रखा था, जो और का नहीं बल्कि हिसुके था, जो उस पर गोली चलाता है। लेकिन साकामोटो बहुत ही तेजी से उस गोली को पकड़ लेता है। ये देखकर हिसुके बोलने लगता है कि उसने उसके पूरे 99 गोलियों को रोक लिया। तो साकामोटो बोलता है कि और सबके आने से पहले उन्हें और भी ट्रेनिंग करना होगा और ट्रेनिंग करने लगता है। अभी वहाँ पर सीन आता है जो साकामोटो को बोलता है कि उसे जितनी ट्रेनिंग करना है वो उतनी करे, लेकिन वक्त आने पर वो जरूर मरेगा। और तभी वो अचानक से साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उससे पकड़ लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सीन नहीं बल्कि नागुमो था। जिसके बाद नागुमो बोलता है कि सुना है कि साकामोटो उन कैदियों के बारे में पता लगा रहा है। तो साकामोटो बोलता है कि हाँ। तो नागुमो बोलता है कि वो इन सब की चिंता ना करे, क्योंकि ऑर्डर पहले उन सब का पता लगा रहा है और उस जैसे मामूली स्टोर वाले को इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो साकामोटो बोलता है कि ऑर्डर से पहले वो उन लोगों का पता लगाना चाहता है। तो नागुमो बोलता है कि क्या वो उन किलर को जिंदा पकड़ना चाहता है, और बोलता है कि वो ये नहीं जानना चाहता कि वो किलर उसके बारे में क्या सोचते हैं। जिसके बाद नागुमो साकामोटो को कुछ दिखाता है जिसमें साकामोटो को बी रैंक का किलर बताया जा रहा था, जो देखकर साकामोटो परेशान हो जाता है। लेकिन तभी नागुमो बताता है कि वो लोग नागुमो को एस रैंक का किलर मानते हैं, जो सुनकर साकामोटो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद हमें लू को दिखाया जाता है जो कुछ बिल्लियों के साथ खेल रही थी और इनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या खरीदने आया है। तो सिन बोलता है कि वो यहाँ पर कुछ पुट्टी को खरीदने आया है, क्योंकि आजकल स्टोर में कई सारे छेद मिल रहे हैं। तो लू दोबारा से उन बिल्लियों के साथ खेलने लगती है। तो सिन बोलता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कई किलर खुलेआम घूम रहे हैं। तो लू बोलती है कि साकामोटो उन्हें बचा लेंगे। तो सीन बोलता है
कि वो जानता है कि साकामोटो उन्हें बचा लेगा, लेकिन वो लोग केवल साकामोटो के ऊपर बोझ हैं क्योंकि वो लोग कमज़ोर हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि लोग उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो ये देखकर वो परेशान होने लगता है। तभी वहाँ पर उस स्टोर की ऑनर आती है और सीन को एक डॉग देने लगती है, लेकिन सीन नहीं लेने लगता है। लेकिन तभी वो उस डॉग को देखकर खुश हो जाता है और वो भी उस डॉग के साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी वो डॉगी और वहाँ के सभी एनिमल्स किसी के ऊपर गुर्राने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक किलर था जिसका नाम सॉ था, जो बोलने लगता है कि उन एनिमल्स को नहीं पता है कि खतरा सामने होने पर भौंकना नहीं चाहिए बल्कि भागना चाहिए। लेकिन तभी सॉ अपने बैग से कुछ निकालने लगता है और अपने बैग से एक हथियार निकालता है और सीन पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे सीन दूर जाकर गिरता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी सीन बाहर आता है, जो देखकर सॉ बोलता है कि उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया और उसका नाम लेता है, जो देखकर सीन पूछने लगता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो सॉ बताने लगता है कि इस पेपर में सभी मरने वाले लोगों का नाम लिखा हुआ है और बताता है कि लू का रैंक सी है जबकि सीन का रैंक बी है। तो ये सुनकर सीन परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि उसका रैंक लू से नीचे कैसे हो सकता है। जिसके बाद सीन सॉ पर अटैक करने लगता है और सॉ के माइंड को रीड करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर एक किक मारता है, लेकिन उस किक से सॉ को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद सॉ अपने बैग से एक रस्सी को निकालता है और उसे अपने हथियार में जोड़ लेता है। जिसके बाद सीन सॉ के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि सॉ के माइंड में केवल किल चल रहा है। लेकिन तभी सॉ उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों डॉज कर लेते हैं। लेकिन सॉ दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो लोग भागकर बचने लगते हैं। तो लू बोलने लगती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा वरना वो उन्हें मार देगा। तो सीन सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं है क्या। लेकिन तभी सॉ उन पर अटैक कर देता है, जो लू को लगने ही वाला था, लेकिन सीन उसे बचा लेता है, जिसके वजह से उसके पीठ पर कट लग जाता है। तो सॉ सीन से बोलने लगता है कि वो माइंड रीड कर सकता है और पूछने लगता है कि उसके माइंड में अभी क्या चल रहा है, वो बता सकता है क्या। और बोलने लगता है कि जब भी उसके सामने सीन जैसे कमज़ोर लोग आते हैं तो उसके दिमाग में केवल एक ही इच्छा जागती है कि वो उन्हें मार देगा। लेकिन तभी लू उस पर अटैक करती है, लेकिन उससे भी उससे कुछ नहीं होता है और वो बोलने लगता है कि इन सब अटैक से उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तभी सीन सॉ पर फायर से अटैक करता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक से भी सॉ को कुछ नहीं होता है और वो बच जाता है और वो उन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। जिसकी वजह से वो अटैक एक गैस के टैंक पर जाकर लगता है, जिससे वो फट जाता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे लू सीन को बचा लेती है। लेकिन उस अटैक से भी सॉ को कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर कि लू ने सीन को बचाया है, ये सोचकर सीन परेशान होने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि वो कमज़ोर है। जिसके बाद हमें साकामोटो को दिखाया जाता है, जो परेशान हो रहा था कि अभी तक सीन और लू नहीं आए हैं। तो हेसुके बोलने लगता है कि सीन को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उसका दोस्त जो है। तो ये सुनकर साकामोटो बोलने लगता है कि हाँ, लेकिन ऐसा मौका बहुत ही कम आया है कि सीन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। जिसके बाद हमें सीन को दिखाया जाता है जो सॉ से हार गया था, जो देखकर सॉ सीन का मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि वो सीन का माइंड रीड करना चाहता है कि अपने आखिरी समय में सीन क्या सोच रहा है। उसके बाद सॉ बोलने लगता है कि सीन के बाद वो साकामोटो के फैमिली को निशाना बनाएगा और उसके बाद वो साकामोटो को भी मार देगा, जिसके वजह से उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। तो ये सुनकर सीन को कुछ होने लगता है और उसका ब्लड बहुत ही तेजी से फ्लो करने लगता है और उसकी आंखें भी ब्लू हो जाती है। तभी सॉ सीन पर अटैक करता है, लेकिन सीन बहुत ही तेजी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये देखकर सॉ भी शॉक हो जाता है। तो सॉ दोबारा से सीन पर अटैक करता है, लेकिन सीन उसके अटैक को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि वो उसका भविष्य देख सकता है। जिसके बाद सीन सॉ पर अटैक करता है, जिसके वजह से सॉ के मुंह से भी ब्लड आ जाता है। तो सॉ दोबारा से सीन पर अटैक करने लगता है, जिससे सीन डॉज करने लगता है और सॉ सोचने लगता है कि क्या ये सच में फ्यूचर देख सकता है। इसके बाद सीन सॉ को एक मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वो जख्मी भी हो जाता है। जिसके बाद सीन बोलने लगता है कि जो भी उसके करीब है उन्हें वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो सॉ पर अटैक कर देता है। अब वुटान सबको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा था कि अगर आप किसी के मूवमेंट को पहले ही रीड कर पाते हैं तो आप उसके अगले मूव को भी जान पाएंगे। जिसके बाद हमें सीन को दिखाया जाता है जो सॉ को मार रहा होता है। जिसके बाद सीन दोबारा से सॉ पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से सॉ उसे अपने रस्सी से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सॉ को दूर फेंक देती है और बोलती है
कि उसके इलाके में आके उसके परिवार को नहीं मारना चाहिए था। सीन भी सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है। तभी वो वहाँ पर एक बॉटल को देखता है जो डिहाइड्रेटेड एथेनॉल था, जो देखकर उसे समझ में आता है कि जब लू गिरी थी तो उसके सामने ही ये बॉटल गिर गया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लू ही है, जो अब बेकाबू हो गई थी। तो सौ बोलने लगता है कि वो लोग इतने चेंज कैसे हो गए, और लू बोलने लगती है कि लगता है कि आजकल माफिया को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, और वो एक खतरनाक पोज देती है। लेकिन तभी सौ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लू उसके अटैक से बचते हुए उसके अटैक को उसी के ऊपर फेंक देता है और सौ पर अपने किक से अटैक करती है और उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। अभी लू सौ के हाथ में स्टैप करती है, जिसकी वजह से सौ के हाथ से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तो सौ लू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो लू बोलने लगती है कि क्या उसने पहले किसी के मुंह से ये बात सुनी है। ये सुनकर सौ वहां से भाग जाता है और बोलने लगता है कि लगता है आज वो मर जाएगा। तभी लू उस पर पीछे से अटैक करने लगती है और बहुत ज्यादा हंस रही थी, तो वो ये देखकर भागने लगता है। लेकिन तभी सीन आगे से उस पर अटैक करता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें सिसिबा और ओसारागी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे थे। तभी सिसिबा को नागुमो का मैसेज आता है जो अपने मिशन पर निकल गया था, जो सुनकर ओसारागी भी अपने खाने को जल्दी से खाने लगती है और वो भी चली जाती है। तभी सिसिबा देखता है कि ओसारागी ने जाने से पहले उसके खाने में प्याज भी डलवा दिया था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिन और लू सो रहे थे, लेकिन तभी सिन और लू जो सौ को बांध दिए थे, तो सौ वहां से बचकर भाग जाता है और एक गाड़ी पर बैठ जाता है और एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे ही रियो बैठा हुआ था, जो उसे बोलता है कि वो उसके लिए ही यहाँ पर आया है और उसे वहीं पर मार देता है और वहां से चला जाता है। तब सिन यहाँ पर लू को उठा रहा था और बोल रहा था कि सौ यहाँ से भाग गया है, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी सिन के माथे में दर्द होने लगा, तो वो सोचने लगता है कि कहीं ये उसके नई पावर की वजह से तो नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बोलने लगते हैं कि उन्हें पब्लिक एरिया में इस तरह की तबाही नहीं मचानी चाहिए, जो और कोई नहीं बल्कि फ्लूडर्स थे। तो सीन बताने लगता है कि अगर कोई हिटमैन इस तरह का तबाही मचाता है तो ये क्लीनर्स उस जगह की साफ सफाई करके पहले जैसा ही कर देते हैं। लेकिन तभी सीन को याद आता है कि उन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की है, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि उसे दोबारा से स्टोर जाना होगा। जिसके बाद हमें ओसारागी को दिखाया जाता है जो कहीं पर आके घंटी बजा रही होती है और वो प्रे करने लगती है कि वो उन कैदियों को जल्दी से जल्द खत्म कर सके। तभी वहाँ पर उन चारों किलर्स में से एक किलर आती है और ओसारागी पर अटैक कर देती है, लेकिन ओसारागी उसके अटैक से बच जाती है और बोलने लगती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसे इतनी जल्दी एक किलर भी मिल गई। तभी अचानक से ओसारागी बहुत ही तेजी से उस किलर के पीछे आ जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगती है और भगवान से प्रे करने के साथ साथ किलर को भी मार रही थी और बहुत ही ज्यादा मार के उसे वहीं पर गिरा देती है। तभी वो किलर दोबारा से उठ जाती है। जिसके बाद हमें सिसिबा को दिखाया जाता है जो ओसारागी को ही ढूंढ रहा था। इधर वो किलर ओसारागी पर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन ओसारागी अपने सूटकेस की मदद से बच जाती है। तो वो किलर बोलने लगती है कि ओसारागी भी एक किलर है, इसलिए उसे कोई भी हक नहीं कि वो उसे जज कर सके। तो ओसारागी बोलने लगती है कि अगर किसी के घर में मक्खी आ जाएगी तो उसे तो मारना ही होगा ना, और इसीलिए वो उस किलर को भी मार देगी। तभी वो किलर ओसारागी पर अटैक कर देती है और उसके सूटकेस को बाहर फेंक देती है और ओसारागी पर दोबारा से अटैक करने लगती है, लेकिन ओसारागी उसके अटैक से बचने लगती है। तभी ओसारागी उस घंटी को नीचे गिरा देती है और उसे अपने किक से मारकर उस किलर की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वो किलर बाहर जाकर गिरती है। अभी वहाँ पर ओसारागी भी आ जाती है, तो वो किलर ओसारागी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ओसारागी के हाथ के आर पर उसका हथियार हो जाता है। लेकिन तभी ओसारागी अपने हाथ को उस किलर के सामने ले जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपने किक से उसे हिट करती है। लेकिन तभी हमें उस किलर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिस भी चीज को पसंद करती थी या उसे कोई अगर पसंद करता था तो उसका मानना था कि अगर कोई उसे पसंद करता है तो उसके लिए केवल उसी के लिए फीलिंग होना चाहिए, बल्कि किसी और के लिए नहीं। इसलिए वो उन सब को मार देती थी जो लोग उस किलर को पसंद करते थे। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से वो किलर दौड़ जाकर गिरती है, लेकिन तभी वो ओसारागी पर अटैक कर देती है, लेकिन ओसारागी उसके सभी अटैक से बचने रहती है और उसे दोबारा से एक किक मारती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से दूर जाकर गिरती है।
लेकिन तभी वो किलर ओसारागी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन ओसारागी उसके अटैक से बचकर उसे एक किक मारती है और उसे बार बार किक मारकर उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद ओसारागी अपने सूटकेस के पास आती है तो वो किलर बोलने लगती है कि ऐसा हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है, क्योंकि वो तो केवल प्यार ही करती आई है। तो ओसारागी बोलने लगती है कि पता है ना कि वो सब कातिल है। जिसके बाद वो अपने सूटकेस को खोलते हैं जिसके अंदर एक कटर मशीन था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जिसके बाद ओसारागी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोज देती है और बोलने लगती है कि आज भी वो अपने मकसद को पूरा करना चाहती है और वो उस किलर का थैंक्स बोलती है और बोलने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जिसके बाद ओसारागी अपने मशीन को ऑन करती है और उस किलर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसे मार देती है। जिसके बाद हमें एक टावर को दिखाया जाता है जिसके अंदर हेसुके होता है और वो बोल रहा था कि वो उन कैदियों को मार देगा और वो उन चारों कैदियों की फोटो को देख रहा था। जिसके बाद हेसुके एक दूरबीन के पास आता है और उसकी मदद से वो उन कैदियों के देखने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपने कार से उतरता है और उन कैदियों की ही बातें कर रहा था और उसके चेहरे पर एक हिरन का जैसा मुखौटा लगा हुआ था और वो बोल रहा था कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है क्योंकि दी ऑर्डर अपने बिल से बाहर आ चुके हैं। तभी वो एक रूम में आता है जहाँ पर उन चारों किलर्स में से एक था जो उससे अपने थ्रेड की मदद से पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रहा है और वो किलर बोलने लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीना चाहता है। तो वो इंसान बोलने लगता है कि उन पेपर में जिन भी लोगों का नाम है केवल उन्हीं को ही माना है, बाकी किसी को भी नहीं माना। लेकिन तभी वो किलर उस इंसान को वहीं पर मार देता है और कई टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान जिसकी बॉडी कई टुकड़ों में बट गई थी वो अभी भी जिंदा था और वो फ़ोन पर बात कर रहा था, जहाँ पर वो फ़ोन वाला इंसान बोल रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो क्योंकि उन सबको मारने के लिए अभी जो कर रहे हैं वो काफ़ी है। जिसके बाद हमें एक दूसरे किलर को दिखाया जाता है जो साकामोटो के शॉप की तरफ जा रहा था। जिसके बाद हमें शॉप का अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो की वाइफ साकामोटो से बात कर रही थी, जहाँ साकामोटो उससे पूछ रहा था कि अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया है। तो वो बोलती है कि नहीं अभी तक नहीं आया है। तो साकामोटो पूछता है कि उसे अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आता है। तो साकामोटो की वाइफ बोलने लगती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। तो अब हमें सीन को दिखाया जाता है जिसे साकामोटो ने पकड़ के रखा हुआ था और एक इंसान उसके पीठ पर कुछ पिन डाल रहा था। के बाद वो औरत साकामोटो को बोल रही थी कि यहाँ पर ऐसे लोग नहीं आते हैं जो पहले हिटमैन रह चुके हैं और इधर लू सीन को परेशान कर रही होती है और उसमें डाले हुए पिन को छूना चाहती थी। के बाद हमें बताया जाता है कि उस औरत का नाम ग्रैनिमिया था जो पहले हिटमैन के लिए भगवान हुआ करती थी, जो किसी भी चोट को ठीक कर सकती थी। सीन पूछता है कि उसे और कितनी देर लेटे रहना होगा, तो ग्रैनिमिया बताती है कि उसे पूरा दिन लेटना होगा और बताती है कि सीन अपने नई पावर को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 5 मिनट ही यूज़ कर सकता है। इसके बाद ग्रैनिमिया साकामोटो को भी लेटने के लिए बोलती है और उसके शरीर को भी देखने लगती है, जहाँ ग्रैनिमिया बता रही होती है कि पहले के मुकाबले साकामोटो अब कमज़ोर हो गया है और नागमो अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद साकामोटो सीन और लू को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर लू सीन के पीछे लगी हुई थी। इधर हमें साकामोटो के वाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर उससे पूछ रहा था कि साकामोटो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि साकामोटो अपने चेकअप के लिए गए हैं। तो वो किलर बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो और वहाँ रखे एक मशीन को अपने हाथों से ही दबाकर वहीं पर फेंक देता और उस टेबल को भी तोड़कर साकामोटो के वाइफ के सामने आ जाता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता और पूछने लगता है कि साकामोटो कहाँ पे है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो के वाइफ उस किलर के हाथ को मोड़ देती है। वो किलर पूछता है कि आखिरकार वो है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि नागुमो होता है। तो बहुत तेजी से उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो ने नागुमो से बोला था कि थोड़ी देर के लिए उसका स्टोर पर रुके क्योंकि उसे आओई और बाकी सबकी चिंता हो रही है। जिसके बाद नागुमो एक सूटकेस को निकाल लेता है। इधर हमें दोबारा से उसी टावर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर हेसुके होता है। वहाँ रखे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसे नीचे वही थ्रेड वाला किलर दिखता है जो अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था और एक इंसान से पूछता है कि अभी वो क्या सोच रहा है। तभी हेसुके अपने बंदूक के मदद से उस किलर के ऊपर एक गोली चलाता है, लेकिन वो किलर अपने थ्रेड की मदद से उस गोली को ही रोक लेता है।
लेकिन तभी वो किलर अपने थ्रेड की मदद से हेसुके के पास आने लगता है, जिसकी वजह से हेसुके वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो किलर अपने थ्रेड की मदद से हेसुके को वहीं पर रोक लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो किलर अपने थ्रेड की मदद से हेसुके को वहीं पर बांध देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लिफ्ट की मदद से साकामोटो आ जाता है, जो बहुत ही तेजी से उस किलर को दूर फेंक देता है और हेसुके से माफी मांग रहा होता है कि वो बहुत ही लेट से आया, लेकिन हेसुके कुछ नहीं बोलता है और उसे थैंक्स बोलता है। हमें दिखाया जाता है कि हेसुके ने साकामोटो के ऊपर पहले एक गोली चलाई थी, जिसकी वजह से साकामोटो को सब चीज समझ में आ गया था। अभी वो किलर खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि ऐसा मुक्का उसने बहुत ही पहले खाया था। तभी साकामोटो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें नागुमो को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो किलर बोल रहा था कि 432 लोगों को मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं शांत हुई है, इसलिए क्या वो उसकी भूख शांत करने में उसकी मदद करेगा। तभी वो किलर नागुमो पर बहुत ही तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन नागुमो भी इस अटैक से बच जाता है और उस किलर का फोन भी ले लेता है और उसे चलाने लगता है। वो किलर वहां रखे अलमारी को फेंक कर मारता है, जिससे नागुमो बच जाता है, लेकिन तभी वो किलर उस अलमारी के सारे टुकड़े कर देता है और उसे दबाकर नागुमो की तरफ थ्रो करने लगता है, लेकिन नागुमो भी इस अटैक से बचने लगता है और गायब हो जाता है। तो वो किलर नागुमो को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी नागुमो उसी का हमशक्ल बनकर आईने से उस पर अटैक करता है और उसे गर्दन पकड़कर उठा देता है और उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद नागुमो अपने सूटकेस से अपने हथियार को निकालता है और उससे पूछने लगता है कि वो कौन से हथियार से मरना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि नागुमो के हथियार में कई सारे ब्लेड लगे हुए थे। नागुमो पूछने लगता है कि वो कौन से हथियार से मरना चाहता है। तभी वो एक गट्टी को निकालता है और बोलने लगता है कि इसमें जो भी नंबर आएगा उसी हथियार से ही वो मारेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो किलर अपने जीप को निकालता है, वो गट्टी उसके जीप में होती है जिस पर नंबर 3 लिखा हुआ था। तो नागुमो उसके बाल को पकड़ लेता है और एक ब्लेड के मदद से उसके गर्दन को काट देता है और बोलने लगता है कि अब तो साकामोटो मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी हो चुकी है। इधर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो उस किलर से लड़ रहा होता है और तभी साकामोटो सोचने लगता है कि वो पतला क्यों नहीं हो पा रहा। तभी उसे याद आता है कि ग्रैनी मिया ने उसके छाती पर एक किया था, जिसकी वजह से वो अपने शेप को नहीं बदल पा रहा है। वो किलर साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो बच जाता है। तो वो किलर उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साकामोटो नहीं कट रहा था। तो वो किलर साकामोटो को खींचकर अपनी तरफ करने लगता है। साकामोटो वहां रखे सामान को उस किलर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वो किलर उससे बच जाता है। लेकिन तभी वो किलर परेशान होने लगता है और वहां रखे सामानों को अच्छे से रखने लगता है और बोलने लगता है कि उसने कितनी मेहनत से इस सामानों को सही से रखा था। तो साकामोटो सोचने लगता है कि यही वक्त है उसे खुद को पतला करने का। वहीं पर एक्सरसाइज करने लगता है, जिसके बाद वो हेसुके से पूछता है कि अब वो कैसा लग रहा है। तो वो आईने में देखता है कि अभी भी वो मोटा ही है। तभी वो किलर साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है, उसे काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साकामोटो वहां से बच जाता है और सोचने लगता है कि अभी वो कैसे लड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। इधर हमें सीन को दिखाया जाता है जो ग्रैनी मिया से बोल रहा होता है कि क्या सच में कि पहले के मुकाबले साकामोटो के पास अभी 30% ही पावर है। तो ग्रैनी मिया हाँ बोलती है और बोलने लगती है कि जो लोग मोटे होते हैं उनकी चाल भी अलग हो जाती है। इधर हमें वो किलर को दिखाया जाता है जो साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसके सभी अटैक से बचने लगता है। तो वो किलर बोलता है कि उसके जैसे इंसान से उसकी कभी नहीं बनती और बोलने लगता है कि क्या उसने कभी भी अपने स्लीपर को देखा है। तो साकामोटो देखता है कि उसके चप्पल टूट चुके हैं। और इधर ग्रैनी मिया बोल रही होती है कि जो लोग जैसा बन जाते हैं वो लोग उसी की तरह ही रिएक्ट करने लगते हैं और उसी हालात में ही डूब जाते हैं, लेकिन साकामोटो को ये बात रियलाइज नहीं होती और वो पतला होने की कोशिश करने लगता है। इधर वो किलर दोबारा से साकामोटो के ऊपर अटैक करता है। तो ग्रैनी मिया बोलती है कि मैंने उसके पेट के प्रेशर को पहले ही दबा दिया था, इसलिए अब उसे एहसास होगा कि अब उसका शरीर कितना मोटा हो चुका है। और इधर साकामोटो अपनी जगह से बहुत ही तेजी से मूव करता है और उस किलर को एक पंच मारता है, जिससे वो किलर दूर जाकर गिरता है। ग्रैनी मिया बोलती है कि जब वो अपने शरीर को खुद अपना लेगा तब वो पहले की तरह ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद साकामोटो उस किलर को लेकर वहां के शीशे को तोड़कर उस बिल्डिंग से छलांग देता है और गिरते हुए उस किलर को मारने लगता है और उस टावर के पर ही रुक जाता है। वो किलर बोलने लगता है कि वो पहला इंसान है जिससे उसने इतनी लंबी देर तक फाइट किया है और बोलने लगता है कि क्या साकामोटो उसकी कहानी को सुनना पसंद करेगा। तो साकामोटो वहां से एक रॉड को तोड़ता है और बोलने लगता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब हमें ओसारागी को दिखाया जाता है जिसके फाइट की वजह से उस जगह के सभी रास्ते टूट गए थे, जिसकी वजह से शिशिबा उसे बोल रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी शिशिबा को नागुमो का फोन आता है जो बोल रहा था कि क्या उसने उस पेपर के आखिरी पन्ने में देखा जिसमें सभी किलर्स के रैंक लिखे हुए हैं
वहाँ बताया जा रहा था कि सभी से फाइट करने के बाद ये सभी किलर एक दूसरे से ही लड़ के मर जाएंगे। अब हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिस पर अपाक अपने थ्रेड से अटैक करता है, लेकिन साकामोटो अपने रॉड की मदद से उसके थ्रेड को बांध लेता है और उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। अब हमें अपाक के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे और अपाक की माँ भी अपाक से बात नहीं करती थी, केवल अपाक के डैड ही उससे बात करते थे जो अपाक को एक डॉल गिफ्ट में देते हैं ताकि वो उस पर प्रैक्टिस करके अपने नए दोस्त बना सके। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी अपाक एक भी दोस्त नहीं बना पाया, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और उसके डैड के द्वारा दिए गए डॉल को कैंची की मदद से छेद कर देता है और हंसने लगता है। और ये सब उसकी माँ भी देख रही थी और जब जब भी वो अपने दोस्त बनाने में फेल हो जाता था वो उस डॉल को धीरे धीरे करके चीथड़े उड़ाने लगा और उससे कई टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन एक दिन अपाक एक बिल्ली को लेकर अपने घर में जाता है और उसे भी मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आता है और उसे गले लगा लेता है और बोलने लगता है कि कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि अपाक की सभी चीज़ें ठीक है। जो सुनकर अपाक के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उस डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर बोलने लगते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो क्या वो बचपन से ही ऐसा है कि उसने एक जानवर को मार दिया। लेकिन तभी अपाक अपने डैड को पकड़ लेता है, लेकिन गलती से उसके डैड की कोहनी से अपाक पीछे गिर जाता है और उसके डैड अपाक को पागल बोलने लगता है, जो सुनकर अपाक को गुस्सा आ जाता है और अपाक उस कैंची की मदद से अपने डैड के गर्दन को काट देता है और उसे मारने लगता है और बोलने लगता है कि मैं पागल नहीं हूँ और बोलने लगता है कि हम और आप अंदर से एक जैसे ही हैं। इसका मतलब है कि मैं सभी के अंदर जैसा सेम हूँ। और प्रेजेंट में हमें अपाक बता रहा था कि वो पहला ऐसा पल था जिसमें मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो साकामोटो बोलने लगता है कि जो कोई भी लोगों को मारकर कनेक्शन बनाना चाहता है वो गलत है और अपाक को ये सब बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन ये सुनकर अपाक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने थ्रेड को निकाल लेता है और साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक की वजह से वो टावर एक तरफ झुकने लगा और ऊपर जितने भी लोग थे वो डरने लगते हैं। तो साकामोटो बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे साथ कनेक्शन बना सको। अब उस टावर में जितने भी लोग हैं वो स्लिप होकर नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से साकामोटो भी टेंशन में आ जाता है और ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर लटके एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो टावर गिरने से बच जाता है। और वहीं पर अपाक आता है और साकामोटो को उसके मुंह से पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी पावर है। लेकिन तभी साकामोटो नीचे देखता है जहाँ कोई इंसान था और यह कोई और नहीं बल्कि ताकामुरा था, जो अपने एक ही अटैक से वहाँ के पत्थर को काट देता है, जिसकी वजह से वो टावर एक तरफ झुक जाता है और सीधा बैलेंस हो जाता है, जो देखकर ऊपर जितने भी लोग थे वो खुश हो जाते हैं। और इधर अपाक टेंशन में आ जाता है कि ये कैसे हो गया। और इधर ताकामुरा वापस गाड़ी में बैठकर चला जाता है, जो देखकर साकामोटो बोलता है कि अब मैं अपनी पावर दिखाता हूँ और वो उस थ्रेड के जंगल से छूटकर अपाक पर अटैक कर देता है और उसे ऊपर फेंक देता है और ऊपर जाकर उस पर दोबारा से अटैक करता है और अपाक के पास आ जाता है। लेकिन तभी अपाक अपने थ्रेड की मदद से एक चाबुक की तरह बना लेता है और साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन साकामोटो उसके अटैक से बच के वहाँ के एक प्लेट से अपाक पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी साकामोटो उसके रस्सी को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो और उसे ऊपर लाता है और उसे गोल गोल घुमाकर सीढ़ियों पर फेंक देता है और बोलता है कि अब उसका मिशन पूरा हो गया। जिसके बाद वो अपाक को लेकर दोबारा से ग्रैनिमिया के पास आ जाता है जहाँ पर सभी लोग थे। लेकिन तभी अपाक को होश आ जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर है। वो तो साकामोटो के साथ लड़ रहा था और यहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानता है। लेकिन सीन अपने पावर की मदद से जान लेता है कि अपाक को अब होश आ गया, जिसकी वजह से बोलता है कि अब नाटक करना बंद करो। तो अपाक भी पीछे हो जाता है और बोलता है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग भी क्या वो उस हिरन के फेस वाले की तरह उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एसुके बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और बोलता है कि वो तो उसका मदद चाहता है। तो साकामोटो बोलता है कि आओ इधर आके बैठ जाओ। तो अपाक बोलने लगता है कि तुम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम लोगों पर दोबारा से अटैक कर सकता हूँ। तो साकामोटो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरे दिल ने बोला कि तुम बदल सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और अगर तुम दोबारा से लड़ना चाहते हो तो मैं दोबारा से तुम्हें स्काई टावर के अंदर भेज दूंगा। तो अपाक बोलने लगता है कि तुम लोग क्या जानना चाहते हो और बोलने लगता है जिस शख्स मैं मिला था वो हिरन की तरह दिखने वाला एक साइबॉग था। तो साकामोटो पूछता है तुम उससे मिले कहाँ थे। तो अपाक बोलने लगता है कि मैं उससे एक होटल में मिला था और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
लेकिन मैंने एक तार को उसके रूम से कनेक्ट कर दिया और सारी बात सुन लिया, जहाँ पर वो फोन वाला बोल रहा था कि जा को हराने के लिए ये सब काफ़ी है और जब तक दे ऑर्डर इन कैदियों के साथ लड़ने में व्यस्त होंगे वो लोग उस हेडक्वार्टर को तबाह कर देंगे। और हमें बताया जाता है द जैपनीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स से जा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा सदस्य शामिल हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा सदस्य कातिल हैं। और हमें उस संगठन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और इसमें किसी को भी अगर किसी का मर्डर कराना है तो वो लोग इससे कांटेक्ट करते हैं और इसे जा का दिल भी कहा जाता है। अभी हमें 2 इंसान को दिखाया जाता है जो एक साइकिल के ऊपर बैठकर जा के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे और उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन दोनों से पूछने लगता है कि क्या वो जा के मेंबर्स है। अगर वो लोग जा के मेंबर्स है तो वो लोग अपने पासेज दिखा, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वो लोग जा के मेंबर्स नहीं है। तो वो सिक्योरिटी वाला बोलता है कि इसका मतलब वो लोग सस्पेक्टी हैं और जाके प्रोटोकॉल के मुताबिक लोगों को मरना होगा और उन लोगों को मारने ही वाला था। लेकिन तभी उनमें से एक इंसान उस सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करता है और अपने एक ही पंच से उस सिक्योरिटी गार्ड के चीथे उड़ा देता है, जिसके बाद वो दोनों उस हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं, जहां उनमें से एक है जो हेड था वो बोलता है कि अंदर जाने से पहले वो शांत हो जाए, जो सुनकर दूसरा बोलता है कि आपकी बातें सुनकर तो मैं नर्वस हो रहा हूँ। और ये हेड वही है जो उस टाइम उस हिरन वाले फेस के साथ फोन पर बात कर रहा था। जिसके बाद वो लोग उस हेडक्वार्टर के अंदर जाने लेते हैं और इधर सिंह साकामोटो से पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। तो साकामोटो बोलता है कि तो उन्हें जाके हेडक्वार्टर के अंदर जाना होगा, जो सुनकर साफ शौक हो जाता है। इसी के साथ हमारे ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।